गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 11 जुलाई 2020 है, विश्व जनसंख्या दिवस है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आज के न्यूज़ का दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे, जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू हर एक पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट हो सके। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन, वीडियो अगर देखना शुरू किया है तो पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि सीबीआई किस मंत्रालय, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत डायरेक्टली सीबीआई आता है, ऑप्शन सी कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत सीबीआई आता है, या ऑप्शन डी रक्षा मिनिस्ट्री के तहत सीबीआई आता है। तो इन चारों में क्या ऑप्शन सही है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा, और वैसे भी सीबीआई को लेकर के हमने कई बार आपसे डिस्कस किया। देखो ये लेक जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक है। यहाँ पे पैगोंग त्सो लेक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है। इसका कारण है कि ये लेक जो है रामसर साइट के अंतर्गत भी आता है। रामसर साइट, भारत के रामसर साइट के अंतर्गत जितने साइट आते हैं उसमें एक ये लेक है पैगोंग त्सो लेक, जो भारत और चीन दोनों के बीच में है। एक तिहाई इसका एक तिहाई हिस्सा जहां इंडिया में आता है, वहीं इस लेक का 2/3 हिस्सा जो है चीन में आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक है, इसको लेकर के भी हमने कई बार डिस्कस किया है। ये न्यूज़ बस इतना कहता है कि पैगोंग त्सो लेक से भी और फिंगर फोर्ट से भी चीन के सैनिक पीछे हटे हैं। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लेक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको जाकर के अपने मैप पे देख लेना, पैगोंग त्सो लेक। व्हाट्सएप, ईमेल और फैक्स से समन भेजने की मिली इजाज़त। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली परमिशन दे दिया है कि अगर आपको समन भेजना है तो अब आप समन व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और फैक्स के माध्यम से भी आप फैक्स कर सकते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है, एक अच्छा कदम है कि अब जो है न्यायिक प्रक्रिया आसान हो पाएगी, न्यायिक प्रक्रिया जल्दी हो पाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। ओके, जो डिटेल से मुझे डिस्कस करना है वो यह न्यूज़ है। एनआईए ने केरल में सोने की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ा। हमने कल आपको बताया था कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसकी स्थापना 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद हुई थी। और उसका बेसिकली काम क्या था? इस संगठन का बेसिकली काम है कि कहीं आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी तरह का कोई एक्शन लेना हो तो ये संगठन लेगी। आतंकवाद के खिलाफ कुछ जांच करना हो तो एनआईए जांच करेगी। तो आतंकवाद से रिलेटेड ये संगठन काम करती है। तो केरल में जो सोने की तस्करी है, इस संगठन ने इसे आतंकवाद से जोड़ा है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक एक्ट का जिक्र है। इस एक्ट का नाम है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून। ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है। 1967 में ये एक्ट बना था और 2019 में इसको संशोधन किया गया है, इसलिए यह करेंट से जुड़ा हुआ एक्ट है। इस एक्ट के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी में इसे उपा भी कहा जाता है, यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। 1967 का एक्ट था। हिंदी में इसे कहते हैं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन 2019। क्लियर है? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन 2019। इसके अंतर्गत जो है केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन निर्दिष्ट कर सकती है, घोषित कर सकती है। जैसे मान लो अलकायदा है, अलकायदा को आतंकवादी संगठन अगर घोषित करना है भारत सरकार तो किस एक्ट के माध्यम से करेगी? वो इसी एक्ट के माध्यम से करेगी। तो किसी संगठन को आतंकवादी संगठन कैसे घोषित किया जाए, उसके लिए कुछ प्रावधान है। पहला प्रावधान ये है
कि आतंकवादी कार्यवाही करता हो या उसमें भाग लेता हो, अगर कोई संगठन आतंकवादी कार्रवाई करता हो या उसमें भाग लेता हो तो भारत सरकार इस एक्ट के माध्यम से उससे आतंकवादी घोषित कर सकती है। आतंकवादी संगठन आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी करता हो तो भी आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है उस संगठन को। आतंकवाद को बढ़ावा देता ऐसे कंडीशन में भी घोषित कर सकती है, या आतंकवादी गतिविधि में शामिल है। ये 4 प्रोसेस है, 4 प्रक्रिया में अगर कोई संगठन शामिल होती है तो उस संगठन को ये भारत सरकार इस अधिनियम के माध्यम से आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। अब सवाल ये होता है कि इसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सिंपल है, देखो मसूद अजहर जो है, मसूद अजहर को हमने रिक्वेस्ट किया था यूनाइटेड नेशन से कि आप इसे आतंकवादी के लिस्ट में डालिए। यूनाइटेड नेशन के आतंकवाद के लिस्ट में मसूद अजहर को डालिए, राइट। हमने रिक्वेस्ट किया था किससे? तो हमने रिक्वेस्ट किया था यूनाइटेड नेशन से। और चीन काफ़ी प्रेशर कर रहा था, चीन इस पर वीटो कर रहा था, लेकिन अंतोगत्वा चीन भी एग्री हुआ और मसूद अजहर को आतंकवादी सूची में शामिल किया गया। तो ये संगठन ये जो एक्ट है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, इस एक्ट के माध्यम से किसी संगठन को आप आतंकवादी संगठन घोषित कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं। यानी हम यूनाइटेड नेशन में गए मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए, लेकिन हम खुद उसे आतंकवादी घोषित नहीं कर पा रहे थे। क्लियर है? यानी इस एक्ट के माध्यम से इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि किसी व्यक्ति को यहाँ पे आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता है, केवल संगठन को किया जा सकता है। हमने मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन में गए, लेकिन हम खुद उसे आतंकवादी घोषित नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत के पास कोई ऐसा एक्ट नहीं था कि किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करे। इसलिए इसे अमेंडमेंट किया गया 2019 में, इसमें अमेंडमेंट किया गया और इसमें सबसे बड़ा प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को भी, अगर कोई व्यक्ति शामिल हो आतंकवादी गतिविधि में, तो उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। जैसे मान लो पहले संगठन को आतंकवादी घोषित किया जा सकता था, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से अब व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। और साथ ही साथ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जिसके वो जांच कर रहा हो और उस जांच में पाया गया है कि ये संपत्ति आतंकवाद को फैलाने में अग्रसर भूमिका निभाई है या अग्रणी भूमिका निभाई है। यानी 2 अमेंडमेंट किया गया। पहला तो किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकता है, और दूसरा है कि NIA को शक्ति दिया गया है कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी संपत्ति को जब्त कर सकता है जो संपत्ति यूज हो रहा है आतंकवाद को फैलाने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा ये एक्ट क्या है और ये न्यूज क्या है। दोनों ही पर्सपेक्टिव आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। उम्मीद करता हूँ UAPA एक्ट क्या है, डिटेल्स हमने डिस्कस किया, आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पे जो सेकेंड न्यूज है कि PM ने राष्ट्र को समर्पित की एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको लोकेशन पूछ देगा तो लोकेशन याद रख लेना, मध्य प्रदेश का जो रीवा है, मध्य प्रदेश के रीवा में यह प्लांट तैयार किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता 750 मेगावाट की है, और ये परियोजना के माध्यम से जो बिजली आएगी वो ना सिर्फ रीवा शहर को, रीवा के आसपास के सिटी को बिजली देगी, बल्कि दिल्ली मेट्रो को भी बिजली प्रदान करने का काम करेगी। 750 मेगावाट का सौर परियोजना जो है भारत सरकार ने उद्घाटन किया है, जो एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना है, जो ना सिर्फ रीवा और उसके आसपास के सिटी को बिजली प्रदान करेगी, बल्कि दिल्ली मेट्रो को भी बिजली देने का काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इस न्यूज़ में सारे के सारे फैक्ट हैं। इस न्यूज़ को जो है आप UNFCC से कंसर्न कर सकते हैं।
इसको कोरिलेट कर सकते हैं UNFCCC से, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इसकी जो पेरिस क्लाइमेट चेंज हुई थी जो 2015 में हुई थी, और वहाँ पे सरकार ने तय किया था कि भारत जो है 100 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगी। कहाँ से? तो सोलर एनर्जी से। कब तक? 2022 तक। भारत 2022 तक 100 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस करेगी सोलर एनर्जी से। टोटल टारगेट था रिन्यूएबल एनर्जी से 175 गीगावाट का इंडिया का, राइट। और 175 गीगावाट में 100 गीगावाट का टारगेट था सोलर एनर्जी से। तो उसी का परिप्रेक्ष्य में सरकार ने इससे शुरुआत किया था। और अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी शुरुआत 2015 में हुई। 2015 में क्यों हुई? कि 2015 में सरकार ने पेरिस समझौता में टारगेट लिया था 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का, जो 2022 तक सरकार का टारगेट है। तो ये सारे के सारे न्यूज़ जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड आता है, उसे आप अपने इन्वायरमेंट के पोर्शन से UNFCCC के पेरिस क्लाइमेट चेंज से कंसर्न कर सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं। यूपीएससी में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होगा कैसे आप किसी न्यूज़ को कोरिलेट करें अपने पोर्शन से, करंट के कैसे न्यूज़ को आप अपने स्टैटिक पोर्शन से, अपने इन्वायरमेंट के किताब से, अपने हिस्ट्री के बुक से, अपने इकोनॉमी के बुक से, अपने पॉलिटी के बुक से आप कैसे कोरिलेट करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, राइट। सरकारी पैनल ने डाटा संग्रह के लिए नियामक यानी एक रेगुलेटर बनाने का जिक्र किया है। किस तरह से रेगुलेटर बने? डाटा के लिए रेगुलेटर बनाना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है, और इसकी चर्चा किया है एक सरकारी पैनल ने, एक सरकारी समिति ने, जिस सरकारी समिति को लीड किया है गोपाल कृष्णन समिति। तो नाम याद रख लेना, गोपाल कृष्णन समिति बनी है। सरकारी डाटा को इन्होंने सुझाव दिया है कि सरकारी डाटा के लिए एक नियामक हो, एक रेगुलेटर हो। जिस तरह से बैंकों का रेगुलेटर है आरबीआई, बैंक को रेगुलेट करने का काम, बैंक को नियामन करने का काम करती है आरबीआई, उसी तरह से डाटा को नियामन करने का काम, डाटा को रेगुलेट करने का काम, डाटा पे नियम बनाने का काम, डाटा की निगरानी करने का काम कोई संगठन करे, कोई नियामक करे। इसका प्रस्ताव दिया है गोपाल कृष्णन समिति, राइट। देखो ये न्यूज़ है, डेंगू के प्रकोप से बढ़ रहा है कोरोना का संकट। तो जिस तरह से अभी देश में मानसून की स्थिति है, हर जगह बारिश का पानी जमा है, उसके बाद ये डर है कि डेंगू का प्रकोप बढ़ सकता है और साथ ही साथ कोरोना का संकट भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पे एक कार्यक्रम का जिक्र है, देखो, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम अधिक इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राइट। ये 2003-04 में इसको लॉन्च किया गया था। शुरुआत में पहले जो कार्यक्रम चलते थे, जैसे नेशनल एंटी मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम चलता था, मलेरिया को रोकने के लिए एक प्रोग्राम चलता था, साथ ही साथ नेशनल फ्लेरिया कंट्रोल प्रोग्राम भी चलता था, साथ ही साथ कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम चलता था। इस तरह के कई अन्य प्रोग्राम को मर्ज करके ये प्रोग्राम बना था, राइट। तो ये प्रोग्राम के तहत जो 6 बीमारी है या 6 वेक्टर जनित रोग जो हैं उसकी चर्चा किया गया है। उस पर किसी तरह का नियमन होगा, किसी तरह का कानून बनाना होगा, किसी तरह का रेगुलेशन होगा, तो ये संस्था करेगी। कौन सा है 6? तो पहला तो मलेरिया हो गया, नाम याद रख लेना। वेक्टर जनित रोग के लिए राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 6 बीमारी आती है। पहला आता है मलेरिया, दूसरा है डेंगू, तीसरा आता है फ्लेरिया, चौथा कालाजार, पांचवा जापानीज इंसेफ्लाइटिस और छठा चिकनगुनिया। तो ये 6 बीमारी बेसिकली आते हैं इस प्रोग्राम के तहत, जिसका नाम है राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। यहीं यूपीएससी आपको कहीं कंफ्यूज करने के लिए कोई अन्य बीमारी का नाम दे देगा और बोलेगा क्या ये बीमारी भी इस लिस्ट के तहत है।
क्या ये बीमारी भी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आता है? इसी तरह से यूपीएससी वेरी करता है आपको क्वेश्चन, राइट। देखो फार्मा सेक्टर को लेकर के हम लगातार डिस्कस करते हैं, तो इसको जाकर के एक बार खुद पढ़ लेना। हौले हौले चीन पे निर्भरता कम करेगी फार्मा इंडस्ट्रीज। फार्मा, भारत विश्व का सबसे बड़ा फार्मा एक्सपोर्टर है। सबसे सस्ता दवाई विश्व में भारत ही बनाता है, और यही कारण है कि भारत की दवाई का विश्व में मांग है। लेकिन दवाई का जो इंग्रेडिएंट होता है जिसे एपीआई कहा जाता है, एपीआई इंडिया में बनता नहीं है। 90% एपीआई हम चीन से मंगाते हैं। तो दवाई का जो कच्चा माल होता है जिसे एपीआई कहा जाता है, 90% एपीआई इंडिया चीन से मंगाती है। उसी को लेकर के ये चर्चा है कि हम धीरे धीरे खुद डेवलप कर लेंगे, चीन पर निर्भरता कम करेंगे। देखो यहाँ पे जो है विकास दुबे को लेकर के चर्चा है। हमने कभी आपके साथ डिस्कस नहीं किया। क्यों डिस्कस नहीं किया कि ये इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा था यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन विकास दुबे का जो कल इनकाउंटर हुआ, पहले तो उन्होंने 8 पुलिस वाले को उन्होंने मारा, गलत था। उसे इमीडिएटली फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने सरेंडर किया, और सरेंडर करने के बाद पुलिस उसको पकड़ी, और पुलिस पकड़ने के बाद जो है पुलिस एक फर्जी इनकाउंटर में कर दी। पुलिस को गुस्सा था कि पुलिस के जो साथी हैं, 8 साथी हैं, उनको मारा गया है इस आदमी के द्वारा, विकास दुबे के द्वारा। इसलिए पुलिस ने अपने गुस्सा को यूज किया और उसे इनकाउंटर कर दिया, राइट। अब पुलिस अपना जो भी स्टेटमेंट दी, लेकिन सबको पता है कि पुलिस ने उसे इनकाउंटर किया क्योंकि पुलिस के 8 व्यक्ति को इस व्यक्ति ने मारा था। ये जो डॉन था इसने मारा था। अब यहाँ पे 2 सवाल आता है। पहला सवाल ये आता है कि पुलिस का काम था कि उस व्यक्ति को, विकास दुबे को पकड़ के जो है न्यायपालिका के पास ले जाना, और न्यायपालिका जो है काम होता है कि न्यायपालिका उसको इमीडिएट सज़ा सुनाती, इमीडिएट उसे फांसी की सज़ा सुनाती। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है। यानी पुलिस को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। पुलिस को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है कि विकास दुबे को अगर पकड़ के पुलिस जो है न्यायपालिका के पास ले जाती, न्यायपालिका उसे इमीडिएटली फांसी नहीं सुनाता। ये बात का पुलिस को एग्जैक्ट भरोसा था। पुलिस को भरोसा नहीं था न्यायपालिका की, न्यायपालिका त्वरित समस्या का निदान करती या न्यायपालिका त्वरित जो है उसे फांसी सुनाती। अब इसको इस रूप पे देखो आप। पाकिस्तान के आतंकवादी कसाब को हमने पकड़ा 2008 में, और उसे जो है हमने फांसी की सज़ा सुनाने में 7 से 8 वर्ष लगा दिया न्यायपालिका ने। इसी तरह से निर्भया कांड जो हुआ था 2012 में हुआ था, और उसे सज़ा कब मिला? 2020 में जाकर सज़ा मिला। एक तरह से एक स्टेटमेंट होता है, जस्टिस डिले इट जस्टिस डिनाइड, यानी लेट से न्याय मिलना न्याय नहीं मिलने के बराबर होती है। और लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा कम हो रहा है। और यही कारण है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले का न्यूज़ कि डॉक्टर प्रियंका थी जिसका रेप किया गया, और रेप करने के बाद उसका मर्डर किया गया। मर्डर करने के बाद जो है पुलिस ने जो एक्यूज्ड थे उस एक्यूज्ड को पकड़ा पुलिस, और उसका इनकाउंटर कर दिया, राइट। उसके बाद लोगों ने जिस तरह से पुलिस का अभिनंदन किया, पुलिस के लिए आरती उतारी, यह भी खतरा की स्थिति है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा नहीं है। हमने देखा है कि निर्भया के केस में किस तरह से 8 साल लग गए न्यायपालिका को सज़ा सुनाने में, न्यायपालिका को फांसी देने में। अगर 8 दिन के अंदर न्यायपालिका फांसी दे देती या 1 महीने के अंदर न्यायपालिका फांसी दे देती तो लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा बरकरार रहता। इसी तरह से जो कसाब को सज़ा मिली, 1 महीने के अंदर अगर उसे सज़ा मिल जाती तो लोगों का या पुलिस का भी न्यायपालिका पे भरोसा बरकरार रहता। न्यायपालिका पे भरोसा टूटना लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा टूट रहा है, पुलिस का भी न्यायपालिका पे भरोसा टूटा है। पुलिस को उम्मीद थी कि अगर हम इसे न्यायपालिका पे ले जाएंगे तो हो सकता है इसे लेट से सज़ा मिले, या इसे फांसी की सज़ा नहीं मिले, या ये छूट भी जाए। तो पुलिस का भी न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, लोगों का भी न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है,
और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। इस तरह का जो भी कृत्य है, इस तरह की जो भी घटना होती है, रेप की घटना होती है, या इस तरह से जिस तरह से पुलिस को मारा जाता है, तो वैसे कंडीशन में न्यायपालिका इमीडिएट सुनवाई करे, इमीडिएट फांसी की सज़ा दे। न्यायपालिका 1 महीने के अंदर फांसी की सज़ा दे, तभी जाकर के लोगों का विश्वास न्यायपालिका पे बढ़ेगा, बनेगा। राइट। तो न्यायपालिका पे विश्वास लोगों का बनना बहुत ज़रूरी है, बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से न्यायपालिका डिले कर रही है, लोगों का विश्वास न्यायपालिका से हट रहा है। एक मैं मूवी रिकमेंड करूँगा आपको, गंगा जल। बिहार के भागलपुर में जो है आँख फोड़वा घटना होता था एक समय में। अपराधी जो पकड़े जाते थे उसे जेल के अंदर ही उसका आँख फोड़ दिया जाता था, और उसको लेकर के एक मूवी बनी थी गंगा जल, जा करके आप देखना जरूर। राइट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विकास दुबे ने गलत किया। विकास दुबे को इमीडिएटली सज़ा मिलनी चाहिए, और विकास दुबे को अच्छा होता अगर न्यायपालिका के पास विकास दुबे जाता और न्यायपालिका उसे 1 सप्ताह के अंदर, 1 वीक के अंदर जो है उसे फांसी की सज़ा सुनाई देती या फांसी की सज़ा दे देती न्यायपालिका, तो ये बढ़िया कंडीशन होता। इसी तरह से जो कसाब जैसा आतंकवादी पकड़ा गया, इसी तरह से निर्भया कांड में जो एक्यूज्ड पकड़े गए, उसको अगर 1 महीने के अंदर सज़ा हो जाती, 1 महीने के अंदर फांसी हो जाता, तो लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा बढ़ता, और लोगों का न्यायपालिका पे भरोसा बढ़ना आवश्यक है, अन्यथा यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो मूवी जरूर देखना गंगा जल आप जाके, अजय देवगन की मूवी है। ओके, जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल मुझे डिस्कस करना है, आबादी की उपयोगिता बढ़ाने में देरी। थोड़ा बड़ा एडिटोरियल है, लेकिन आप इसे ध्यान से सुनना, काफ़ी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आपके जीएस पेपर 3 का एक पार्ट है जनांकीय लाभांश, तो उसको लेकर के दिया हुआ है। जनांकीय लाभांश होता क्या है? 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक की 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक की कार्यशील जनसंख्या, जो काम करने वाली जनसंख्या होती है, उसे जनांकीय या जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है, या जनांकीय लाभांश भी कहा जाता है। दोनों वर्ड यूज होता है, जनसांख्यिकी लाभांश या जनांकीय लाभांश। क्लियर है? भारत में जनांकीय लाभांश को लेकर के क्या क्या सकारात्मक पॉइंट है, भारत में जनसंख्या को लेकर के क्या क्या सकारात्मक पॉइंट है, पहले तो वो सुनो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 76 करोड़ लोग जो है वो जनांकीय लाभांश की कंडीशन में थे, और 2020 में 86.9 करोड़ लोग जो है कार्यशील जनसंख्या हैं या जनांकीय लाभांश की कंडीशन में हैं। अगर हम इसका बेहतर उपयोग करेंगे, मानव संसाधन बेहतर करेंगे, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कि जहां कई देश मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं, मानव अगर संसाधन के तौर में परिवर्तित हो जाए तो उसे मानव संसाधन कहा जाता है। यानी एक ह्यूमन में अगर आप कौशल दे दीजिए, उसको काम करना सिखा दीजिए, और जब वो काम करना शुरू कर दिया तो इसे कहा गया मानव संसाधन, ह्यूमन कैपिटल अंग्रेजी में। तो विश्व के कई देश जहां मानव संसाधन की कमी से जूझ रहा है, वही भारत में जनांकीय लाभांश की कंडीशन है। जापान जैसा देश जिसकी औसत आयु 47 वर्ष हो चुकी है, 47 वर्ष जापान की औसत आयु हो चुकी है, जापान बूढ़ा हो चुका है। वहीं भारत की औसत आयु 28 या 29 वर्ष है, शायद 29 वर्ष आई गेस, 28 या 29 वर्ष भारत की औसत आयु है। जापान का लगभग आधा भारत की औसत आयु है। तो निश्चित तौर पे भारत जनांकीय लाभांश की कंडीशन में है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका कहना है कि भारत 3D का फायदा है भारत को, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी थ्योरी था 3D कॉन्सेप्ट। 3D क्या होता है? पहला D हो गया आपको डेमोक्रेसी, भारत में लोकतंत्र है। दूसरा D हो गया डिमांड, भारत में अधिक जनसंख्या है तो अधिक मांग भी है, राइट। और तीसरा D हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी जनांकीय लाभांश की कंडीशन है। ये तीनों ही कंडीशन भारत में है, अतः आने वाला समय, विश्व का समय जो है वो भारत का समय है। भारत विश्व में अग्रणी देश बन सकता है, चूंकि डेमोक्रेसी है, डिमांड है और डेमोग्राफिक डिविडेंड तीनों भारत के पास है।
अब देखो चुनौती क्या है, ये तो हमने बताया कि क्या भारत के पास है, अब क्या नहीं है, यानी चुनौती क्या है वो देखो। सबसे पहले कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2019 के रिपोर्ट के अनुसार, और ये रिपोर्ट जाकर अपने कॉपी में लिख लेना, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं और जो पश्चिमी राज्य हैं, दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, और पश्चिमी राज्य जैसे आपको गुजरात, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे अधिक उम्र के लोग बढ़ रहे हैं। अतः भारत के पास, इन राज्यों के पास महज 5 वर्ष का समय है जनांकीय लाभांश लेने का। 5 वर्ष तक अगर ये राज्य नहीं सुधरा, ये राज्य अपने जनसंख्या का इष्टतम प्रयोग नहीं किया, तो फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। सिर्फ 5 वर्ष इसके पास बचा हुआ है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2019 का रिपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से यूनिसेफ का रिपोर्ट है 2019 का कि 2030 तक 47% युवाओं के पास बाजार के अनुसार शिक्षा या कौशलता नहीं होगा। यानी मार्केट में मान लो डिमांड है आज मोबाइल बनाने की, लोगों के पास वो स्किल है ही नहीं। मार्केट में डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हमारे युवा के पास वो टेक्निक है ही नहीं। तो 2030 तक 47% युवा, आधे लगभग युवा के पास मार्केट के अनुसार जो है ना तो शिक्षा होगी ना तो कौशलता होगी। बहुत ही भयावह कंडीशन है। अगर आप सोच के देखोगे, एनालिसिस करोगे आप इसका, बहुत ही भयावह कंडीशन है ये दोनों रिपोर्ट। और साथ ही साथ 21 से 35 वर्ष के 10 करोड़ युवा हैं जिसके पास कोई कौशलता नहीं है, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। और यही कारण है कि ये कौशलता किसके, ये जो है युवा जो होते हैं, 10 करोड़ युवा जो हैं, ये भारत के सामाजिक, आर्थिक और कानून तीनों के लिए बाधक होते हैं। यही युवा जिसके पास कोई कौशलता नहीं है, कोई काम नहीं है, गलत एक्टिविटी में भाग लेते हैं, दंगा में भाग लेते हैं, यही वो युवा जो है 10 करोड़ युवा हैं, कानून के लिए भी बाधक हैं, राइट। तो हर एक तरह की जो गलत एक्टिविटी होती है उसमें भाग लेते हैं। चूँकि ना तो इसके पास पैसा है, ना तो इसके पास कौशलता है, इसलिए ये गलत कामों में विलीन होते हैं, गलत काम में शामिल होते हैं। तो एक भयावह कंडीशन ये आपको दिख रहा है। अब देखो ये चुनौती है, तो करना क्या चाहिए? सबसे पहला क्या करना चाहिए कि कोरोना महामारी के समय में विश्व में श्रम शक्ति की मांग बढ़ेगी। कोरोना चल रहा है, इसके बाद विश्व में जो है श्रम शक्ति की मांग बढ़ेगी। भारत को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए निश्चित तौर पे। प्रतिवर्ष कार्यशील जनसंख्या में होने वाले वृद्धि के अनुसार प्रत्येक वर्ष बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होकर बाहर निकलते हैं, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। तो राइटर का कहना है कि जो नया पॉपुलेशन आया, जो नया ग्रेजुएट बाहर आया, उसके लिए इमीडिएटली आप रोजगार का व्यवस्था कीजिए सरकार को। तीसरा है कि निवेश पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए और स्ट्रक्चरल विकास मॉडल लाइए। संरचनात्मक विकास को अपनाना होगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होगा, राइट। राइटर का कहना है कि यूनिक डेवलपमेंट मॉडल विकसित करना होगा। और साथ ही साथ प्रत्येक राज्य को महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की श्रम में भागीदारी बहुत कम है, श्रम में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधा देने की आवश्यकता है, महिलाओं को साक्षर करने की आवश्यकता है। बुनियादी उपाय ये सारे के सारे चीज़ करना होगा। यानी आप चाहते हैं कि महिला कार्य शक्ति आगे बढ़े, उसके लिए महिलाओं की जो भागीदारी कैसे बढ़े, इसके लिए काम कीजिए। स्वास्थ्य के लिए काम कीजिए, महिला की शिक्षा पे काम कीजिए, महिला के कौशलता पे काम कीजिए, तभी जाकर महिला आगे बढ़ेगी। अपने संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जोर देना होगा। हमने आपको डाटा के माध्यम से भी बताया था कि भारत आज़ादी के बाद भारत में कृषि में जहां कमी हुई है, काफ़ी कमी हुई है, ड्रास्टिक रिड्यूस हुआ है कृषि में, वहीं जाकर के सेवा सेक्टर में ड्रास्टिक इंक्रीजमेंट हुआ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे था आज़ादी के समय में, आज भी लगभग उसी के आसपास है। और यही कारण है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जोर देकर चीन विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। हमें भी आवश्यकता है इस चुनौती को स्वीकार करने की, विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की भारत में पूरी क्षमता है। एमएसएमई सेक्टर, आईटी सेक्टर और पर्यटन सेक्टर, इस पे अधिक जोर देना होगा, इसको बढ़ावा देना होगा। विश्व में जिस तरह से चीन का विरोध हो रहा है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मांग क्रिएट करना होगा भारत को। जैसे मान लो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मांग क्रिएट हुआ पीपीई किट का, बहुत सारे देश पीपीई किट का मांग कर रहे हैं,
और पीपी किट का विश्व का सबसे बड़ा निर्माता कौन है? तो चीन था। सेकेंड नंबर पे भारत ने मांग देखा कि विश्व में मांग क्रिएट हो रहा है पीपी किट का, भारत ने पीपी किट बनाना शुरू किया और भारत विश्व में सेकेंड पोजीशन पे आ गया है पीपी किट के संदर्भ में, राइट। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय मांग क्रिएट करना होगा और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार अपने बाजार को बनाना होगा, अपने श्रमिकों को कौशल करना होगा, अपने युवाओं को कौशलता प्रदान करनी होगी। इसके साथ साथ उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाना और लागत को कम करना होगा। जैसे मान लो एक मोबाइल है, हम किस तरह से कोशिश करें कि जो चीन मोबाइल दे रहा है 10,000 रुपये में, हम मोबाइल जो है वही मोबाइल उसी क्वालिटी में या उससे अच्छे क्वालिटी में 9,000 रुपये में कैसे दें, इसके लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना होगा और इसके लिए हमें काम करना होगा। भारत की कुशलता को कई योजनाएं चलाई जाती है, परंतु बाजार की व्यवस्था के अनुसार कोई कुशलता योजना नहीं है। यानी भारत में कई सारी योजनाएं चलाई जाती है जो कुशलता बढ़ाने के लिए चलाई जाती हैं, जो श्रमिकों को किस तरह से डेवलप किया जाए, स्किलफुल किया जाए, उसके लिए चलाई जाती है। लेकिन बहुत सारी योजनाएं बाजार के अनुरूप नहीं है। मान लो बाजार में आज चल रहा है विंडोज़ 10, विंडोज़ 10 जो है आज यूज होता है हर जगह और आप उसे प्रशिक्षण दे रहे हैं विंडोज़ 98 का, तो कैसे काम चलेगा? विंडोज़ एक्सपी का प्रशिक्षण दे रहे हैं और पता चल रहा है कि मार्केट में चल रहा है विंडोज़ 10, तो काम तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसलिए बाजार के अनुरूप, मार्केट के अनुरूप कौशलता प्रदान कीजिए। साथ ही साथ जिला कौशल कार्यक्रम जो चल रहा है उसका गुणवत्ता बढ़ाइए और साथ ही साथ नोडल अधिकारी की नियुक्ति कीजिए। जो जिला कौशलता कार्यक्रम चल रहा है उसके लिए एक नोडल अधिकारी हो, उसकी लायबिलिटी हो कि किस तरह से जिला में लोगों को शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। क्लियर है? इसी तरह से आईटीआई में, भारत के कई सारे आईटीआई में आज भी ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं जिसकी प्रासंगिकता समाप्त हुआ, लेकिन उसको प्रशिक्षण देने का काम हो रहा है। तो हमें जो पाठ्यक्रम है, हमें जो कॉलेज का पाठ्यक्रम है, स्कूल का पाठ्यक्रम है, यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम है, इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम है, मेडिकल का पाठ्यक्रम है, आईटीआई का पाठ्यक्रम है, उसे चेंज करने की आवश्यकता है, उसे वर्तमान के अनुरूप और मार्केट के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है। साथ ही साथ विश्व में कई देशों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। हमने जापान का उदाहरण लिया, जापान में किस तरह से बुजुर्ग बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरत होगा नर्सिंग स्टाफ और पैरा नर्सिंग स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ। हमें ज़रूरत है नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ को बढ़ाने की। क्लियर है? ऋण यानी लोन को आसान किया जाए और स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जाए और लोगों को मिलकर एक समग्र जनसंख्या नीति तैयार की जाए। ये सारे के सारे काम सरकार को करने होंगे, तभी जाकर के हम अपनी जनसंख्या का इष्टतम प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो अगर हमने नहीं किया आने वाले 10 से 15 वर्ष तक में, याद रखना हमारे पास पछताने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा। अगर हमने ये काम नहीं किया, हम जो है जलवानिकीय लाभांश का अगर प्रयोग समय पर नहीं कर पाए, तो हमारे पास हमारी जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी, इंडिया बूढ़ा हो जाएगा और हमारे पास पछताने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा लंबा हुआ ये एडिटोरियल, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि हर एक पॉइंट को, हर एक पर्सपेक्टिव को हमने बताने की कोशिश किया है। आपको कैसा लगा ये एडिटोरियल मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें, चेष्टा करें। थैंक यू। चीन को लेकर के वही पॉइंट है, वही जो पुराने पॉइंट है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप जाकर के एक बार पढ़ लेना। इसको भी एक बार पढ़ सकते हो कि आबादी नियंत्रण के लिए, चूंकि हमने एक एडिटोरियल काफ़ी लंबा समय डिस्कस किया है आज, तो आप इसको जाकर के पढ़ लेना। आबादी नियंत्रण पे बने कानून। यहां देखो, असीम बनेगा मजदूरों का ऑनलाइन रोजगार एक्सचेंज। पहले असीम क्या है? असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आई रिपीट, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग एक पोर्टल है और इस पोर्टल की शुरुआत किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल मंत्रालय ने इस पोर्टल की शुरुआत की है, जिस पोर्टल का नाम है असीम। ये पोर्टल क्या करेगा? ये पोर्टल करेगा कि अगर मान लो इंडस्ट्रीज और जो लोग हैं, जो मजदूर हैं,
इंडस्ट्रीज और मजदूर के बीच में समन्वय स्थापित करने का कोशिश करेगा। इंडस्ट्रीज के पास जो डिमांड है, इस डिमांड के अकॉर्डिंग वो मजदूर तलाश करेंगे, वो स्किलफुल लोग तलाश करेंगे, और स्किलफुल जो लोग हैं वो अपने स्किल के अनुसार इंडस्ट्रीज की तलाश करेंगे, वहाँ पे जा सकेंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज एंड पीपल, जनांकीय लाभांश दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करेगी ये असीम पोर्टल। इंपॉर्टेंट याद रख लेना इसका किस मंत्रालय के तहत है, तो ये मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के तहत, यानी कौशल विकास मंत्रालय के तहत। ओके, सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट डोज देने की योजना बनाई। थोड़ा सा टेक्सटाइल पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया की सबसे बड़ी, कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाली इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। 4 करोड़, 4.5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष तौर पे इससे जुड़े हैं और 6 करोड़ लोग अप्रत्यक्ष तौर पे इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जिसका नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कपड़ा उद्योग। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को सरकार बढ़ावा देने के लिए 12 सेक्टर की पहचान की थी कि किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। इस 12 सेक्टर में एक टेक्सटाइल सेक्टर भी था। टेक्सटाइल का घरेलू बाजार भी काफ़ी बड़ा है, 100 अरब डॉलर का घरेलू बाजार है, लगभग 7 लाख करोड़ का घरेलू बाजार है। और साथ ही साथ जो भारत का जितना एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट में 15% हिस्सेदारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की है। सरकार ने इस न्यूज़ का जो पार्ट है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल विश्वविद्यालय की स्थापना समेत कई अन्य उपाय सरकार करेगी। और साथ ही साथ सरकार ने टेक्नोलॉजी, किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सके, किस तरह से नया मशीन ला सके, तो उसके लिए सरकार 30 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। तो ये बेसिक न्यूज़ था रिलेटेड कि सरकार सब्सिडी देगी 30 करोड़ तक की। सरकार टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी बनाने का कोशिश में लगी हुई है। और साथ ही साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का क्या बेसिक पॉइंट है हमने आपके साथ डिस्कस किया। एमएसएमई में को सरकार जो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को सरकार 1.2 लाख करोड़ कर्ज आवंटित करेगी। कई बार हमने डिस्कस किया है कि एमएसएमई को आगे आने की आवश्यकता है। क्यों? देखो, अगर रिसेशन होता है, किन्स का थ्योरी है, याद रख लेना, जॉन मिनार्ड किन्स के बारे में आपको पढ़ना है इकोनॉमी में। किन्स का थ्योरी है कि अगर रिसेशन होता है, अगर मंदी होती है, तो ऐसे कंडीशन में मांग क्रिएट करने की जरूरत है। मांग यानी डिमांड, डिमांड अगर क्रिएट होगा तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन अगर होगा बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? सेविंग बढ़ेगा, और सेविंग अगर बढ़ेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा। यानी इससे जो कहा जाता है इन्वेस्टमेंट साइकिल कहा जाता है। मांग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा तो उसके बाद जो है निवेश आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो प्रोडक्शन आएगा, प्रोडक्शन अगर आएगा तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा तो अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा, अधिक से अधिक रोजगार होगा, अधिक से अधिक रोजगार होगा तो अधिक से अधिक सेविंग होगा, और अधिक से अधिक लोगों के पास पैसा होगा तो फिर मांग क्रिएट करेगा। तो ये जो साइकिल होता है इसे इन्वेस्टमेंट साइकिल कहा जाता है। किन्स का थ्योरी था कि इन्वेस्टमेंट साइकिल को बढ़ाने के लिए, निवेश चक्र को बढ़ाने के लिए सरकार अधिक से अधिक पैसा डिस्ट्रीब्यूट करे मंदी की स्थिति में, और यही कारण है कि सरकार एमएसएमई को कर्ज दे रही है। ओके, नीचे कोई न्यूज़ है? ओके, एक न्यूज़ यहाँ पे है कि भारतीय सेना ने जीता पर्यावरण संरक्षण का यूएन अवार्ड। तो भारत की जो सेना है जो लेबनान में तैनात है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स इसे कहा गया है, यूनाइटेड नेशन शांति मिशन के तहत जो भारत की सेना लेबनान में है, उन्होंने पर्यावरण संरक्षण यूएन अवार्ड जीता है। आप याद रख लेना, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की सेना जो लेबनान में पोस्टेड है, जो पीस कीपिंग है, शांति मिशन के तहत है, यूनाइटेड नेशन की शांति मिशन के तहत है, उसने पर्यावरण संरक्षण अवार्ड जीता। तो आज हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। मैं चलता हूं अब क्वेश्चन पे। सीबीआई किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि होम मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो बिल्कुल होम मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता है।
पीएमओ के तहत आता है? बिल्कुल नहीं आता है। बच गया कार्मिक शिकायत और पेंशन मिनिस्ट्री और रक्षा मिनिस्ट्री। तो सीबीआई आएगा कार्मिक शिकायत, लोक शिकायत और पेंशन मिनिस्ट्री, इसके तहत सीबीआई आता है। आई रिपीट, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मिनिस्ट्री के तहत ही सीबीआई आता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।